मिस्टर पार्क के पास सुजंग आकर कांची के बारे में उसे पूछने लगता है तो उसको पता लग जाता है कि ये सुजंग नहीं है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर हमलावर इल्यूशन के जरिए इन पर हमला कर रहे थे। योवुल उसे कहती है कि भले ही ये लोग इल्यूशन है लेकिन फिर भी इनके मारने पर तुम्हें दर्द होगा। यहाँ पर वो बहरूपिया पूछ रहा था कि चोय कांची आखिर में है कौन और उस ब्रेसलेट का आखिर में क्या राज है कि तभी ही वहाँ पर मिस्टर पार्क का बॉडीगार्ड आकर उसे पकड़ लेता है। योवुल कांची से कहती है कि एक ही बंदा हम पर हमला कर रहा है एंड उस बंदे ने ही इल्यूशन क्रिएट किया है तो हमें बस उसको ही ढूंढना होगा। थोड़ी ही देर में ये सभी लोग उन सभी को मारकर उस बंदे को पकड़ने ही वाले थे कि वो बंदा योवुल पर हमला करने आ रहा था कि बीच में कांची आ जाता है। योवुल याद करती है कि बचपन में भी कांची ने कुछ इसी तरह से उसे बचाया था। उस हमलावर को पकड़ने के बाद कांची स्माइल कर रहा था तो योवुल उसे एक टपली मारकर कहती है कि अगर दर्द हो रहा है तो चिल्लाओ, तुम्हें इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं है। और क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे बचाओ, तुम्हें बड़ा हीरो बनने का शौक है। तो कांची कहता है कि थैंक यू कहने की जगह पर तुम मुझे डांट रहे हो। तो योवुल उसे दोबारा टपली मारकर उसे डांट कर वहाँ से चली जाती है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि योवुल को बचाते बचाते उस जंगली जानवर ने कांची को काट लिया था लेकिन फिर भी कांची उसे बहुत ही प्यार से बात करता है। वो योवुल से कहता है कि मैं तो हमेशा ही इन जंगलों में खेलने के लिए आया करता हूँ तो मुझे इन जंगली जानवरों से डर नहीं लगता। तुम ऐसा कह सकती हो कि मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। वो ऐसे हवा मार रहा था कि तभी ही एक छोटी सी मकड़ी को देखकर डर जाता है और सीधा योवुल के ऊपर आकर गिरता है। योवुल उसे कहती है कि किसी भी चीज से ना डरने वाला लड़का एक छोटी सी मकड़ी से डरता है। कांची उसे कहता है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को कुछ बताया तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा। ये सुनकर वो शर्मा जाती है एंड फिर दोनों ही शर्माने लगते हैं। योवुल ये सब कुछ याद करके काफी रो रही थी कि तभी ही वहाँ पर गॉन आ जाता है। वो उसे इस तरह से देखकर कहता है कि तुम्हें चोट कैसे लग गई। तो वो कहती है कि हमलावर आ गए थे, उन लोगों ने इल्यूशन टेक्निक का यूज किया लेकिन अब सब ठीक है, कांची ने मेरी मदद की। इतना कहकर वो जा रही थी पर फिर पीछे मुड़कर कहती है कि ये वही लड़का है जिसने मेरी जान बचाई थी। आज मैं उसी की ही वजह से जिंदा हूँ। अंकल कांची को दवाई लगाते हुए उसे डांट रहे थे कि कभी अपनी टांग तुड़वा कर आ जाता है तो कभी हाथ। कांची कहता है कि मेरी उसमें किसी ने मदद की थी लेकिन मैं उस लड़के का नाम पूछना भूल गया कि तभी ही वहाँ पर गॉन आकर कहता है कि उसका नाम मास्टर दाम है और ये दवाई उसने तुम्हारे लिए भिजवाई है। वो कहता है कि ये लड़का लड़कियों जैसी क्रीम क्यों लगाता है। गॉन जब वापस आता है तो योवुल कपड़े बदल रही थी। ये देखकर गॉन तो शर्मा जाता है लेकिन योवुल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपना काम चालू रखती है। वो उसे पूछती है कि क्या तुमने कांची को मेरी तरफ से थैंक यू कहा। तो वो कहता है कि हाँ, मतलब ऐसा ही कुछ। पर फिर वो सोचता है कि वो तो कांची को भर भर के गालियां देकर आया है। मिस्टर पार्क का बॉडीगार्ड उसे कहता है कि हम पर जो हमला हुआ वो सारा काम ग्वानफुंग का है क्योंकि कांची ने जिस बंदे को पकड़ा वो ग्वानफुंग का आदमी था। साथ ही साथ में बॉडीगार्ड ये भी कहता है कि जब मैं बाहर पहरा दे रहा था तो सुजंग नाम के एक मोंक ने मुझे बताया कि मैं तुरंत आपके पास आ जाऊं। अच्छा है कि मैं सही टाइम पर आ गया वरना वो हमलावर आपको मार भी सकता था। ये सुनकर मिस्टर पार्क थोड़ी सोच में डूब जाते हैं। दूसरी तरफ चंगचो कांची के पास आकर उसे कहती है कि तुम्हें इतना गहरा घाव लगा है पर फिर भी तुम ये कह रहे हो कि मैं ठीक हूँ। मुझे पता है कि तुम अभी अंदर से काफी ज्यादा दुखी हो पर तुम्हें मेरे सामने नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। कांची कहता है कि मुझे काफी दर्द हो रहा था लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो वो सारा दर्द गायब हो गया क्योंकि तुम मेरी बेस्ट मेडिसिन हो। उन दोनों को दूर से इस तरह से हक करते हुए योवुल भी देख लेती है। अगले दिन ताइसियो काफी गुस्से के साथ ग्वानफुंग के पास जाता है एंड उसे कहता है कि कल तुम ही ने ही हमारे होटल पर हमला करवाया था ना। तो ग्वानफुंग तो फौरन से मुकर जाता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, मैं भला तुम्हारे होटल पर हमला क्यों कराऊंगा। ये सुनकर ताइसियो को तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि लगता है कि बुढ़ापा आने पर दिमाग सठिया गया है, एक तो गलती करता है ऊपर से मानना भी नहीं चाहता। चुपचाप कल मेरे डैड के पास आकर उसे माफी मांगना। इतना कहकर ताइसियो तो चला जाता है लेकिन ग्वानफुंग काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। कांची याद करता है कि कल रात चंगचो ने उसे कहा था कि डैड और ताइसियो दोनों ही तुम्हारे लिए जितने जरूरी है उतने मेरे लिए भी है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है
तो तुम्हें उन दोनों को अपना दुश्मन बनाना होगा। एंड मुझे पता है कि तुम ये बिल्कुल भी नहीं करने वाले, इसलिए तुम मेरे बारे में भूल जाओ और उस लड़के से मुझे शादी करने दो। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उसके पास सूझंग आता है। सूझंग उसे कहता है कि तुम्हारे 20 साल होने में बस 10 दिन ही बचे हैं। तो कांक्षी कहता है कि 10 नहीं 11 दिन। ये सुनकर सूझंग को वॉलरियोंग की याद आ जाती है, क्योंकि वॉलरियोंग ने भी उसे यही कहा था कि 100 दिन पूरे होने में 10 नहीं बल्कि 11 दिन बचे हैं। सूझंग उसे कहता है कि आज की रात तुम होटल में मत रुकना, चाहे कितना भी बुरा हो रहा हो, लेकिन तुम होटल में मत आना। अगली सुबह तक तुम इंतजार करना। अगर तुम आज रात होटल रुके तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तहस नहस हो जाएगी। कांक्षी उसकी बातों को सुनकर उसे पूछना चाहता था कि ऐसा क्यों, लेकिन तभी ही सूझंग वहाँ से चला जाता है। यहाँ ताइसियो और योवुल दोनों ही मिलते हैं। वो दोनों बचपन से ही दोस्त है, इसलिए काफी हंस कर बातें कर रहे थे, जिससे गॉन जेलस फील करने लगता है क्योंकि वो योवुल को पसंद करता है। वैसे योवुल ऑफिसर दमप्योंग चुन की ही बेटी है। दमप्योंग चुन मिस्टर पार्क से मिलने के लिए गए थे। मिस्टर पार्क जब उसे कल रात हुए हमले के बारे में बताते हैं तो ऑफिसर दमप्योंग चुन से कहते हैं कि इल्यूजन टेक्निक का यूज तो जापान में होता है, इसे निंजा टेक्निक कहते हैं। निंजा अपने दुश्मनों को इल्यूजन में फंसाकर उसे मार डालते हैं। मिस्टर पार्क कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि ग्वानफुंग के ताल्लुक जापान से भी है। कि तभी ही वहाँ पर नावी के चीफ ऑफिसर ली शुशिन आते हैं। वो मिस्टर पार्क से कहते हैं कि आजकल जापान के साथ हमारे झगड़े काफी बढ़ते जा रहे हैं और मुझे एक शिप बनाना है। वो उसे एक लड़ाकू शिप का डिजाइन दिखाते हैं। वो कहते हैं कि इसी तरह से मैं समुद्री रास्तों को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। जब मैंने ये बात राजा से कही तो उसने मुझे फंड देने से मना कर दिया, लेकिन आजकल समुद्री मार्ग से हम पर हमले काफी हो रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी लड़ाकू शिप बनाऊं ताकि हमारे चोसेन यानी कि कोरिया का जल मार्ग सेफ रह सके। कांक्षी इन दोनों के पास आकर योवुल के साथ बात करने लगता है। वो उसके काफी क्लोज हो रहा था तो गॉन उसे धक्का देकर कहता है कि इससे दूर रहो वरना उड़ा दूंगा। कांक्षी कहता है कि क्या कहा उड़ा दूंगा, क्या तुम कोई बहुत बड़ी तोप हो? गॉन कहता है कि मैं तो उससे भी बहुत बड़ी चीज हूँ। फिर तो ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं एंड योवुल के रुकने पर भी नहीं रुकते। तभी ही वहाँ पर मिस्टर पार्क का बॉडीगार्ड आकर उन दोनों को धमकी देता है कि लड़ना बंद करो वरना मैं तुम दोनों को पेड़ पर 4 दिन तक उल्टा लटका कर रखूंगा। ये सुनकर ये दोनों ही लड़ना बंद कर देते हैं। यहाँ पर मिस्टर पार्क ली शुशिन को अपना खजाना दिखाते हैं, मतलब कि इतना खजाना तो राजा के पास भी नहीं होगा। मिस्टर पार्क ली शुशिन से कहते हैं कि आपको इसमें से जितने पैसे चाहिए उतने ले सकते हैं, बदले में आपको हमारे जोसेन को बचाना होगा। वेल ये सारे खजाने का रूम एक सीक्रेट रूम है जो कि एक पेंटिंग से होकर गुजरता है, जिसके बारे में ताइसियो, मिस्टर पार्क, ऑफिसर दमप्योंग चुन एंड अब तो ली शुशिन को भी पता लग गया है। आज चंगजो की शादी होने वाली थी। मिस्टर पार्क ली शुशिन से कहते हैं कि ये मेरा बेटा कांक्षी है, ये एडॉप्टेड है, लेकिन मैंने इसे अपने बेटे की ही तरह पाला है। अगर आपको कभी मौका मिले तो इसे अपने साथ लेकर जाइएगा एंड इसे कुछ सिखाइएगा। तो कांक्षी तुरंत मना कर देता है कि मैं किसी के भी साथ नहीं जाने वाला, ये होटल मेरा परिवार है तो मैं यहीं पर ही रहूंगा। दमप्योंग चुन वापस आ रहे थे तो योवुल उसके सामने कांक्षी की तारीफ करना शुरू कर देती है, जिससे गॉन को जलन होती है। लेकिन जब योवुल कांक्षी की बुराई करना स्टार्ट करती है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। जाने से पहले दमप्योंग चुन गॉन से अकेले में कहते हैं कि कांक्षी मुझे कुछ ठीक नहीं लगता तो तुम दूर से ही उस पर नजर रखना और कुछ भी हो तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करना। अब यहाँ एक तरफ शादी की तैयारियां हो रही थी तो दूसरी तरफ ग्वानफुंग ने मिस्टर पार्क को झूठे आरोपों में फंसाने की तैयारी कर दी थी, जैसा कि उसने 20 साल पहले सियोहवा के डैड के साथ किया था। जैसे ही मिस्टर पार्क के यहाँ बारात आती है तो ग्वानफुंग अपने सैनिकों के साथ आ जाता है। वो आते ही मिस्टर पार्क के ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाना शुरू कर देता है। कांक्षी सोचता है कि रात होने वाली है तो मुझे होटल से दूर चले जाना चाहिए ताकि आगे चलकर मेरी जिंदगी में कोई भी मुसीबत ना आए, लेकिन मुसीबत तो आ गई थी। उसे सूझंग की आवाज दूर से सुनाई देती है कि यहाँ से जल्दी से निकलो, लेकिन फिर भी कांक्षी नहीं चाहता। यहाँ पर मिस्टर पार्क और ताइसियो को वो अरेस्ट कर लेता है कि तभी ही आवाज सुनकर चंगजो बाहर निकलती है। ग्वानफुंग उसे देखकर कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम अपनी बेटी की फिक्र बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद मैं उसे कोठे की एक गिसेंग बनाऊंगा एंड फिर रोज रात उसके साथ सोऊंगा। यही सेम
सेम बात स्योहुआ के डैड मिस्टर यून से भी उसने कही थी। मिस्टर पार्क को तो ये सारी बातें सुनकर उस पर काफी गुस्सा आ रहा था कि तभी ही वहाँ पर कांगची आकर उसे छुड़ाता है एंड ग्वानवुंग से कहता है कि यहाँ से चला जा वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ग्वानवुंग का एक बंदा कांगची को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था कि बीच में मिस्टर पार्क आ जाते हैं एंड तलवार का स्लैश उसे लग जाता है। एकदम से सारा माहौल शांत हो जाता है। मिस्टर पार्क मरने से पहले कांगची से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कभी भी अपना एडॉप्टेड बेटा नहीं समझा, बल्कि मैंने तुम्हें रियल बेटे की ही तरह प्यार किया है, इसलिए तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना और मेरे मरने के बाद ताइसियो और चंगचो की रक्षा करना। बस वो इतना ही कह पाते हैं कि उसकी मौत वहीं पर ही हो जाती है। ये देखकर सभी की आंखें नम हो जाती है और उसकी वाइफ वो तो बेहोश ही हो जाती है। मिस्टर पार्क की मौत कांगची को इतना ज्यादा इमोशनल कर देती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है। कांगची काफी गुस्से से ग्वानफुंग की तरफ देखकर कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।